हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 60। 23 तक पिछली वीडियो में हो गए थे। उसके बाद 24th क्वेश्चन है। मोहन और सोहन की एज दी गई है 24 और 28। मोहन है 24 ईयर्स का और सोहन है 28 ईयर्स का। तो कितने वर्ष पहले इन दोनों की एजेस का रेशो 1:2 था। अभी है 24 और 28 और कितने साल पहले इनका रेशो 1:2 रहा होगा। ऑप्शन से इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 100। मोहन की एज है 24। इसमें से हम 100 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि माइनस में चला जाएगा। इसका मतलब जितने भी साल हमें लेने हैं वो 24 से कम ही लेने पड़ेंगे, 24 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन 50 है तो ये भी ज़्यादा है 24 से, ये भी गलत। थर्ड है 20, ये हो सकता है। और फोर्थ में देखें 25, ये भी गलत क्योंकि 24 से ज़्यादा है। एक ही ऑप्शन बचा, थर्ड ऑप्शन, ये हो जाएगा आंसर। और इसको चेक करें तो 24 का अभी है 20 साल पहले हो जाएगा ये 4 का, और सोहन है अभी 28 ईयर्स का, 20 साल पहले हो जाएगा 8 का। इनको कैंसिल करेंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार, तो रेशो मिल जाएगा 1:2। तो 20 साल हमें लेना पड़ेगा। और इसको x मानकर भी कर सकते हैं। मान लो x साल पहले इनके एजेस का रेशो था 1:2। अभी है 24 का, x साल पहले हो जाएगा 24 माइनस x का, और सोहन हो जाएगा x साल पहले 28 माइनस x का, और इनका रेशो हो जाएगा 1:2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 24 में, 48 माइनस x में करेंगे तो माइनस के 2x इक्वल टू 28 का 1 में 28 और माइनस x। इस माइनस के 2x को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस का 2x और माइनस का x। इसको इस साइड ले आए तो माइनस का हो जाएगा 48 माइनस 28, 20 बचेगा, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 2x माइनस x इक्वल टू मिल गया 20 ईयर्स एगो, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 1 ईयर एगो, एक साल पहले वीनू 4 टाइम्स थी, 4 गुनी थी अपनी डॉटर की। तो अगर ये वीनू हो गई और ये डॉटर अगर 1 है तो वीनू हो जाएगी 4 की, और ये रेशो एक साल पहले का है। फिर 6 साल बाद वीनू अपनी डॉटर से 6 अधिक हो जाती है। 6 साल बाद मतलब प्रेजेंट से +6, 6 साल बाद वीनू की आयु उसकी डॉटर से 6 साल अधिक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वीनू की एज माइनस उसकी डॉटर की एज इक्वल टू आएगा 6, और ये d माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, v इक्वल टू डॉटर प्लस 6। यहाँ पर हमने +6 डॉटर की एज में किया है, लेकिन क्वेश्चन में वीनू को 6 ज़्यादा बताया है। क्योंकि हम ये इक्वल में लिख रहे हैं इसलिए हमने +6 यहाँ ना करके यहाँ पर +6 किया है बैलेंस करने के लिए। ये इक्वेशन हमें मिल गई। इसमें हम एज रखेंगे वीनू की और डॉटर की। इनका रेशो 4:1 है, तो साथ में हम कोई नंबर मान लेते हैं। ये 4x और ये 1x, पर ये एक साल पहले है और ये है 6 साल बाद। मतलब इस एक साल पहले वाली एज को प्रेजेंट में वर्तमान में लाने के लिए +1 करना पड़ेगा, और 6 साल और आगे जाने के लिए +6 और करना पड़ेगा, तो +7 करना पड़ेगा। वीनू की एज 4x थी, 7 साल आगे आएंगे तो वीनू हो जाएगी 4x + 7 की इक्वल, और डॉटर की एज पहले x थी, 7 साल आगे आएगी तो x + 7 करना पड़ेगा, और साथ में ये +6 भी है। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, x को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 4x माइनस x, 3x बचेंगे, और इक्वल में ये 6। 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2, और x की वैल्यू हम वीनू की एज में लिखेंगे। 4x मतलब 4 × 2, वीनू हो जाएगी 8 की, और x मतलब डॉटर हो जाएगी 2 की। पर ये एक साल पहले की एज आई है 8 और 2, और हमें वर्तमान की बताना है तो इनमें एक और प्लस करना पड़ेगा। 8 की तो अब हो जाएगी 9 की, और ये पहले 2 साल की थी, अब हो जाएगी 3 साल की। तो आंसर हो जाएगा 9 और 3, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। बॉड मास के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, और ब्रैकेट कौन से, छोटे वाले पहले। ये स्मॉल ब्रैकेट 2/2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 55 + 60 - 3, और ब्रैकेट के अंदर ये 2/2 है, सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का 1, और इसको प्लस करेंगे तो 55 और 60, 5 और 5 और 6 11, 115 माइनस 3 और 1 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 111, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है A/B, ये प्रपोर्शन का साइन है, इसकी जगह पर हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं।
तो ये हो जाएगा A/B इक्वल टू 11/5। और यहाँ से B/C मतलब B/C, प्रपोर्शन की जगह पर इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल 6/7। तो हमें A/C इसके इक्वल में बताना है। A/C इक्वल टू क्या आएगा, ये अपॉन B दिया गया है, B/C, और हमें चाहिए है A/C। मतलब यहाँ से हमें B और B नहीं चाहिए। तो अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा A/B, इंटू में ये हो जाएगा B/C। इक्वल में दिया गया था, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 11/5 इंटू में 6/7। यहाँ से B और B कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा A और नीचे केवल C बचा, मतलब A/C मिल जाएगा इक्वल टू 11 इंटू 6 66 और 5 इंटू 7 35। ये मिल गया A/C 66/35, ऑप्शन सेकंड। या फिर इसको रेशो से भी कर सकते हैं। A/B मतलब A/B दिया गया है 11/5 और B/C दिया गया है 6/7, तो हम B के नीचे B लिखेंगे। इस फॉर्मेट में हम इनको लिखेंगे। A/B ये हो जाएगा 11/5 और B/C है 6/7, तो B के नीचे B 6 आ जाएगा, रेशो 7। अब 5 की जगह साइड में जो जगह खाली है वहां पर हम 5 लिखेंगे और 6 के साइड में 6 ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे की तरफ। 11 इंटू 6 ये हो जाएगा 66, 5 इंटू 6 30 और 5 इंटू 7 35। यहाँ से हमें मिल गया ABC तीनों का रेशो। A हो जाएगा 66 और B हो जाएगा 30 और C हो जाएगा 35। और हमें A/C बताना है, तो A हो जाएगा 66 और C हो जाएगा 35, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, यहाँ पर एवरेज या औसत बताना है। हर पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन फिक्स है, तो या तो हम इन सबको प्लस करके डिवाइड कर दें कुल संख्या से, मतलब 6 से, या फिर हम इन सबको प्लस कर लेते हैं और प्लस करेंगे हम केवल इकाई के अंक को। 1 और 5 6 हो जाएगा, 6 और 9 15 की 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, ये 9 और ये 9 18 हो जाएंगे, तो लास्ट में हमें 8 मिलेगा। जब इन सभी नंबर को प्लस करेंगे तो इकाई के अंक पर यूनिट की डिजिट पर हमें मिलेगा 8। और दिए गए औसत में जब हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें योग या सम के बराबर ही मिलेगा। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कुल संख्या है 6 का मल्टीप्लाई करने पर कहाँ पर हमें लास्ट में या इकाई के अंक पर 8 मिलता है। 2 का मल्टीप्लाई 6 में 2 इंटू 6 12 मिलेगा, यहाँ से 2 मिल रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है। 8 इंटू 6 48, यहाँ पर 8 मिल रहा है, ये आंसर हो सकता है। 6 इंटू 6 36, ये 6 मिल रहा है, ये नहीं है आंसर, क्योंकि हमें केवल 8 देखना है। 2 इंटू 6 12, यहाँ पर भी 2 मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। 30 रीजनिंग का था, इसलिए छोड़ दिया। उसके बाद पेपर के थर्ड सेक्शन का ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है कि इन सभी नंबर में हम कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट मिले वो परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन या परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हर एक नंबर के 3-3 पेयर होना जरूरी है, मतलब हर एक नंबर 3 बार आना चाहिए। यहाँ से हम देखें 2 2 और 2, 2 के 3 नंबर मिल गए, मतलब 2 एक बाहर निकल गया। यहाँ पर हमें 3 के पेयर बनाना है और उस नंबर को बाहर निकालना है। तो 2 हमने निकाल लिया, इंटू इसके साथ में क्या आ जाएगा, 3 एक है, 2 है, इसके बाद 3 कहीं नहीं है, मतलब इसमें एक 3 की और ज़रूरत है। इसके बाद 5 को देखें, 5 भी यहाँ पर 2 है, मतलब एक 5 और चाहिए था, तो इंटू 5 भी चाहिए पड़ेगा इस पूरे नंबर में। और 7 भी यहाँ पर 2 है, तो हमें एक 7 और चाहिए पड़ेगा, तो 7 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इस पूरे नंबर में। तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 3 5 और 7 की ज़रूरत है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 7 21 और इंटू 5 यह जाएगा 5 और 10 105, ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, ये फिगर दिया गया है, इसमें पी क्यू और एस आर 2 गॉड्स हैं। पी क्यू एक जीवा है और एस आर भी एक जीवा है। पी आर परपेंडिकुलर है क्यू एस पर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है। पी आर ये परपेंडिकुलर है क्यू एस पर, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो हमें एंगल क्यू प्लस एंगल एस बताना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल त्रिभुज बन रहा है क्यू पी और इसको नाम दे देते हैं ओ, क्यू पी ओ। इसमें ये वाला अंदर वाला एंगल 90 डिग्री है और किसी भी ट्राइंगल में किसी भी त्रिभुज में सभी एंगल्स को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आता है। इसमें ये एक एंगल दिया गया है 90 डिग्री, तो बाकी के बचे हुए जो 2 एंगल हैं क्यू और पी, इनको जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए, क्योंकि 90 और 90 जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं एंगल क्यू प्लस एंगल पी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर आएगा, और ये 90 और ये बचा हुआ 90 180 हो जाएंगे टोटल।
तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल टू 90। और इसमें जब ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये बराबर होते हैं। जब भी कभी दो लाइन इस तरह से क्रॉस करती हैं तो इसके सामने वाला एंगल इसका शीर्षाभिमुख होता है, तो ये दोनों बराबर होंगे, और इसके सामने वाला ये होगा तो ये दोनों भी बराबर होंगे। इसके बराबर में ये और इसके बराबर में ये, इसीलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। और यहाँ पर भी एक त्रिभुज या ट्रायंगल बन रहा है, ये पॉइंट O है, ORS। इस ORS में ये एंगल, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो बाकी बचे हुए दो एंगल का सम भी 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि टोटल हमें 180 रखना है। तो यहाँ से कह सकते हैं एंगल R प्लस एंगल S, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर आएगा। ये एंगल S है, एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें बोला है कि PR परपेंडिकुलर है QS पर, ये क्वेश्चन में बोला है। तो इसमें जब ये PR परपेंडिकुलर QS पर है तो ये RP भी तो परपेंडिकुलर होगा QS पर, क्योंकि अपोजिट साइड से इस साइड से भी 90 डिग्री ही बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का ही बन जाएगा। और जब ये 90 है तो इसके शीर्षाभिमुख में या वर्टिकली अपोजिट में ये वाला एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि बराबर होते हैं। इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इसमें Q एंगल बन रहा है वो इस R एंगल के बराबर होगा, एंगल Q इक्वल हो जाएगा एंगल R के। और सेम इसी तरह से ये एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल S के, इक्वल टू एंगल S। और ये वाली इक्वेशन हम पहले ही बना चुके हैं, एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 90, लेकिन हमें बताना है एंगल Q प्लस एंगल S। मतलब इस R की जगह पर हमें एंगल Q लेके आना है, और एंगल Q इक्वल है एंगल R के, तो इस R की जगह पर हम एंगल Q लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल है। तो ये हो जाएंगे एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें निकालना था। तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक समान चतुर्भुज है। इसमें एंगल D इक्वल टू 75 दिया गया है, इसका ये एंगल D हो जाएगा 75 डिग्री। और समान चतुर्भुज में आमने सामने वाले एंगल्स मतलब अपोजिट विपरीत एंगल बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल भी 75 ही हो जाएगा। और इसमें दो आसन्न कोणों का योग 180 के बराबर होता है, मतलब दो पास पास वाले एंगल, दो पास पास वाले, मतलब D और C को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। इसी तरह से D और B को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, B और A को जोड़ेंगे तो भी 180, और A और C को जोड़ेंगे तो भी 180 ही आएगा। यहाँ से हम एंगल C निकाल सकते हैं, ये 75 है, 180 में से माइनस कर दो 75 को, 5, 7 में से 7 0 1, 105। एंगल C इक्वल टू मिल गया 105, और जब ये 105 है तो इसके सामने वाला बराबर होता है, तो ये भी 105 हो जाएगा। CD को बढ़ाया जाता है E तक, CD को बढ़ाया E तक, और एंगल C इक्वल टू दिया गया है X, जो C 105 है इसको X माना है, और एंगल CBE इक्वल टू Y, C B और E, मतलब इनको हमें जोड़ना पड़ेगा, C B और E इक्वल टू Y दिया है, मतलब ये बीच वाला एंगल B, ये पूरा दिया गया है Y, तो हमें x प्लस वाई बताना है। अब x प्लस वाई में से x तो हमें मालूम है कि 105 है, y हमें पता नहीं है। इस क्वेश्चन में हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि y ये इतना पूरा एंगल है, और इस पूरे y का आधा हिस्सा भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये जो 105 है, ये 105 तो ये पूरा एंगल है b, और इस b को हम आधा आधा भी नहीं कर सकते, क्योंकि समान चतुर्भुज में नहीं होता है ऐसा। यहाँ से y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। इस क्वेश्चन का आंसर 210 दिया गया है, ऑप्शन 4। तो ये 210 तब आ सकता है, हमसे पूछा गया है x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। तो x तो हमें मालूम है कि 105 है, प्लस y की वैल्यू अगर ये CBE की जगह पर ABD दिया होता तो हम 105 रख देते, और 105 को जोड़ते तो 210 आ जाता। तो ऐसे इसका आंसर आ जाता 210, जो कि इसका आंसर दिया गया है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर CBE लिखा है, यहीं पर कुछ मिस्टेक दी गई है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, इन सभी नंबर्स को प्लस करना है। अगर यहाँ पर हम देखें तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सब ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n², और n होता है जितनी संख्याएं होती हैं संख्याओं का नंबर। ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर्स हैं, तो n की जगह पर हमें 12 लिखना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर,
इन सभी नंबर्स को जब प्लस करेंगे तो 12 स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ऑप्शन थर्ड। और इसको और सॉल्व करते तो 144 आ जाता। नेचुरल नंबर्स के सम या फिर प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और n होता है नंबर्स या जितनी संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं या नेचुरल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, इवन नंबर्स या सम संख्याएं, और दूसरा ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं। इवन नंबर्स का सम या सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, और ऑड नंबर्स का सम या विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्वेश्चन में ये सारी विषम संख्याएं ऑड नंबर्स दिए गए हैं। इसमें अगर हम 3 संख्याओं तक का योग निकालें इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, जितनी संख्या है उसकी पावर लगानी है 2, 1 2 3, 3 संख्याएं मतलब 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। और अगर इसको हम ऐसे जोड़ेंगे 5 + 3 8 + 1 9, तब भी 9 ही आ रहा है। और हम सम संख्याओं में देखते हैं, सम संख्याएं हो गई जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इन सभी को हमें प्लस करना है, योग निकालना है। तो इस फॉर्मूले से जब हम करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 होता है। n क्या होता है, जितनी संख्या होती है 1 2 3 4 5 है, तो n की जगह पर हम 5 रखेंगे। 5 इंटू फिर n + 1 मतलब 5 + 1 इंटू में 6 आ जाएगा। 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 आया। और अगर इनको हम ऐसे जोड़ेंगे तो 10 ये हो गया, 6 + 4 10, एक और हो गया 20, और 8 और 2 10 मतलब 30 ही आया। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी 1 2, प्लस करेंगे इनको तो +3 +4 +5, इन सभी को प्लस करेंगे तो इक्वल में हमें बताना है। इस फॉर्मूले से हम देखेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। n कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5, n की जगह पर रखेंगे 5 इंटू एन प्लस 1 मतलब 5 + 1 इंटू में आ जाएगा 6 और डिवाइड में 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 इंटू 5 15 आएगा। और इन सबको हम प्लस भी कर लेते हैं, 2 + 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 हो जाएंगे, 10 + 5 15, तो 15 ही आया। तो इस तरह से हम फॉर्मूले से भी इन सभी को प्लस कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 12 स्क्वायर। नेक्स्ट है 4x - 5y = 0, xy = 12, तो हमें वैल्यू बतानी है इतने की। यहाँ पर अगर हम देखें 4x - 5y = 0 दिया गया है और ये क्यूब लगा है, मतलब अगर हम यहाँ पर पावर 3 कर दें, दोनों तरफ क्यूब कर दें, घन कर दें, तो 4 का होता है 64 और x का क्यूब इतना मिल जाएगा, और 5 का 125 और y का क्यूब। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में 4x - 5y = 0, इसमें दोनों साइड हम घन कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, 0 का भी क्यूब हो जाएगा और 4x - 5y का भी क्यूब। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a³ - b³ का, सॉरी a - b का होल क्यूब का, इक्वल होता है a³ - b³ माइनस के 3 इंटू ए बी, और इंटू में होता है a - b। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, जिसमें a = है 4x और b = है 5y। a - b का होल क्यूब लगा रहे हैं हम, इसका फॉर्मूला a³। सबसे पहले a³ लिखना पड़ेगा, मतलब 4x का होल क्यूब माइनस b³, तो b है 5y का क्यूब, तो 5y का होल क्यूब या होल पावर 3, फिर माइनस का 3 इंटू ए बी, ए ये है और बी है, तो इंटू के 4x इंटू में 5y। इसके बाद a - b, तो इंटू में a कितना है 4x माइनस b है 5y, और इसके इक्वल में आ रहा है 0। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का क्यूब 64 और x का x³ माइनस 5 का 125 होता है और y का y³। इसके बाद यहाँ पर माइनस का 3 4x 5y और इसके इंटू में ही है 4x - 5y। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4x - 5y की जगह पर हम 0 लिख देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ही दी गई थी इक्वल टू 0। तो इस जगह पर हम 0 रखेंगे, तो 0 का मल्टीप्लाई इन सब में करेंगे तो सभी 0 हो जाएंगे। तो इस पूरे की जगह पर हमें मिल जाएगा माइनस का 0 और इक्वल में ये 0 चल रहा है, और ये माइनस के 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा आंसर, यही पूछा था, इक्वल टू 0, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, एक ट्रेन 2 ब्रिजेस को पार करती है जिनकी लंबाई है 800 400। पहले ब्रिज को 100 सेकंड में और दूसरे को 60 सेकंड में। तो हमें ट्रेन की लंबाई बतानी है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, जाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर ट्रेन की स्पीड भी नहीं दी गई है और लंबाई भी नहीं दी गई है। पहले हम पहले वाला ब्रिज क्रॉस करवा रहे हैं,
तो ट्रेन की स्पीड हम s मान रहे हैं, s इक्वल टू d। डिस्टेंस की जगह पर हम दो चीज़ लिखते हैं, एक तो ट्रेन की लंबाई, दूसरा वो जिसको क्रॉस कर रही होती है उसकी भी लंबाई। ट्रेन की लंबाई हमें मालूम नहीं है, हमने l मान ली, प्लस वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है जिसकी लंबाई 800 मीटर है और इसको पार करने में टाइम लगता है 100 सेकेंड का। ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरे वाले ब्रिज को क्रॉस करवाएंगे। ट्रेन की स्पीड हो जाएगी s इक्वल टू ट्रेन की लंबाई l प्लस ब्रिज की लंबाई है 400 मीटर, डिवाइड में टाइम लग रहा है 60 सेकेंड का। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके हम लंबाई निकाल सकते हैं। यहाँ पर s इक्वल टू इतना दिया गया है और s इक्वल टू इतना, तो यहाँ पर हम s की जगह पर s की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन से निकाल कर रख देंगे। तो s की जगह पर आ जाएगा l प्लस 800 डिवाइड में 100। ये इस s की जगह पर रखा है और इक्वल में चल रहा था ये l प्लस 400 डिवाइड में 60। यहाँ से l की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का मल्टीप्लाई l में तो हो जाएगा 5l और 5 का 4 में प्लस 20 और 2 0 और इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई l में 3l प्लस 3 का मल्टीप्लाई 8 में 24 और 2 0 और थे। यहाँ से हम इस 3l को इस साइड ले आए तो 5l में से 3l माइनस करेंगे, 2l बचेंगे, इक्वल टू 2000 को उस साइड ले जाएं तो 2400 में से हम 2000 माइनस करेंगे, 400 बचेंगे। फिर 2 से इसको हम डिवाइड कर दें, 200, तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 200 मीटर। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, एक पेशेंट को एक हॉस्पिटल में सूप दिया जाता है हर दिन एक सिलेंड्रिकल बॉल में बेलनाकार कटोरे में जिसका व्यास या डायमीटर दिया गया है 14 और बोल में कटोरे में सूप 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। तो हॉस्पिटल को हर दिन एवरीडे हर दिन कितना सूप बनाना चाहिए अगर हॉस्पिटल में 500 पेशेंट्स हैं तो। यहाँ पर सिलेंड्रिकल बॉल बोला है, बेलनाकार कटोरा, और इस कटोरों में उतना ही सूप भर सकते हैं हम जितना इसका आयतन होगा या वॉल्यूम होगा। तो सिलेंडर का या बेलन का वॉल्यूम या आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर और इंटू में h मतलब हाइट। कटोरे का हम आयतन निकालेंगे, पाई की जगह पर 22/7 और r व्यास या डायमीटर दिया गया है 14 और हम डायमीटर में जब 2 का डिवाइड करते हैं तो हमें रेडियस या त्रिज्या मिल जाती है। व्यास दिया गया है 14, डिवाइड करेंगे 2 से इक्वल टू 7 मिल जाएगी रेडियस या त्रिज्या। तो यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 बार 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू हाइट या ऊंचाई, मतलब कितनी ऊंचाई तक सूप भरा जाता है, 8 सेंटीमीटर तक, तो h की जगह पर 8। ये हो जाएगा कटोरे का आयतन और इतना कटोरा भर के हमें 500 रोगियों को देना है। तो 500 को देने के लिए कितना आयतन हो जाएगा, इसी में मल्टीप्लाई कर दें हम 500 का। ये इतना पूरा एक को देने के लिए है और 500 लोग हैं तो 500 को देने के लिए इंटू 500 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 7 8 56 और 5 का 2 में तो 10 हो जाएगा और 2 10 11 और 2 0 और थे और इंटू में 7 इंटू 8 56 और 11 का 56 में करेंगे तो 56 और 56 उसमें जोड़ देंगे तो 6 1 6, यह जाएगा 616 और 3 0। इतना सूप बनाना पड़ेगा हॉस्पिटल को और ये आया है सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। पाई को तो हम लेंगे नहीं, ये एक नंबर होता है, r मतलब त्रिज्या से हमें r स्क्वायर है तो 2 सेंटीमीटर मिल जाएंगे और हाइट में भी 1 सेंटीमीटर होगा, इसलिए सेंटीमीटर 3 बार हो गया तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये जो सूप की मात्रा आई है ये सेंटीमीटर क्यूब में आई है और ऑप्शंस में लीटर में बताना है तो हमें इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर में है, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में होते हैं 10 की पावर 3 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं 10 की पावर -3 लीटर। और इसमें सेंटीमीटर का दिया गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर इसकी नेगेटिव है तो इसको 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं और 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और इतने को हमें लीटर में चेंज करना तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, यह जाएगा 616 लीटर। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, रमेश ने एक मोटरसाइकिल खरीदी इतने रुपए में और उसके एसेसरीज पर इतने रुपए और खर्च कर दिए और बेचा इतने में।
तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? मोटरसाइकिल खरीदी 125,000 इतने रुपए में और इस पर और खर्च कर दिए तो 15,000 इसमें जोड़ देंगे। ये 3 जीरो सेम, 5 और 5 10, 2 + 1 3 4 1, ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। इतना उसने खरीदने के लिए खर्च किया और उसने इनको बेच दिया 161,000 में, इतने रुपए में। यहाँ पर बेचा ज़्यादा में मतलब उसको प्रॉफिट हुआ होगा। और प्रॉफिट कितने का हुआ है माइनस कर दें इसमें से हम, ये 3 जीरो सेम, तो 3 जीरो तो सेम आ जाएंगी, 1 में से 0 1, 6 में से 4 2, 21,000 इतने का उसको प्रॉफिट हुआ। पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस है ये, तो 140 और 000 इंटू 100। यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये, 7 से 3 बार, 7 से 2 बार, 2 से 10 कैंसिल होगा 5 बार, 3 इंटू 5 15, 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, राहुल की इनकम है इतने रुपए पर मंथ। अगर उसके एक्सपेंसेस, इसके खर्च और सेविंग्स, खर्च और बचत को एक पाई चार्ट में दिखाया जाता है और वह इतने रुपए की सेविंग या बचत कर लेता है हर महीने, तो जब इसको पाई चार्ट से बताएंगे तो उसकी बचत के लिए या सेविंग के लिए कितना एंगल बनेगा, कोण। यहाँ पर एंगल पूछा है बचत का, बचत उसकी है 16,000 की और टोटल उसकी इनकम है 80,000 की। एंगल निकालने के लिए, बचत का एंगल निकालने के लिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 का, 360 डिग्री। अगर परसेंट पूछा होता तो हम इंटू 100 कर देते, लेकिन यहाँ पर एंगल या कोण पूछा है इसलिए हम 360 डिग्री का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पाई चार्ट में बताना है, मतलब एक वृत्त में बताना है और एक सर्किल या पूरा वृत्त, इसको 360 डिग्री का माना जाता है। परसेंट में टोटल मानते हैं हम 100% को, लेकिन एंगल में या कोण में टोटल मानते हैं हम 360 डिग्री को, इसलिए यहाँ पर हमने 360 डिग्री का मल्टीप्लाई किया। यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 16 से कैंसिल होगा 5 बार और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7, 35, 2 बचे, 2 बार 10, तो यह आ जाएगा 72 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है 11th। यहाँ पर हमें इन सभी इक्वेशंस में से बताना है कि किसका सॉल्यूशन या हल x = 4 है। यहाँ पर हमें हर इक्वेशन में x = 4 रख के देखना पड़ेगा और जिस इक्वेशन में दोनों साइड इक्वल वैल्यू मिल गई वो इक्वेशन हो जाएगी आंसर। फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 + 3 7 हो जाएंगे, 7 - 4 - 2 2, तो इंटू 2, यहाँ से मिल गया 14 इक्वल टू 4 + 2 6 हो जाएगा और 4 - 3 इंटू 1, यहाँ से मिल गया 6, मतलब 14 इक्वल टू 6 मिल रहा है, इक्वल नहीं मिला मतलब पहला ऑप्शन गलत। सेकंड वाली इक्वेशन में x = 4 रखें, x - 4 है मतलब 4 - 4 0 हो जाएगा, फिर इंटू में 4 - 6 मतलब -2 इक्वल टू 4 - 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचेंगे, इंटू में 4 - 3 मतलब इंटू में 1, यहाँ से -2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिल रहा है, यहाँ से 2 × 1 2 मिल रहा है। LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड में रखें, x की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 - 4 तो 0 मिल रहा है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड मिल गया 0 और यहाँ पर 4 + 4 8 हो जाएंगे, 8 इंटू 4 - 3 1 इंटू 1, यहाँ से हमें 0 = 8 मिला। यहाँ पर भी दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में चेक करें, x की जगह पर 4 तो 4 - 4, यहाँ पर 0 मिल जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर 4 - 2 2 इंटू 4 - 4 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 0 मिल गया, 0 = 0, मतलब ये इक्वेशन है राइट आंसर, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स या आंतरिक कोण ट्रांसवर्सल लाइन के समान साइड पर, मतलब इसमें दो पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो जो इसमें ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा है इसके सेम साइड पर आंतरिक कोण लेना है, इंटीरियर एंगल लेना है। ये एक साइड हो गई और ये एक साइड हो गई, तो हमें एक ही साइड पर लेना है, हम इस साइड पे ले रहे हैं। आंतरिक कोण वो होते हैं इंटीरियर एंगल जो इन दो पैरेलल लाइन से समांतर रेखाओं के अंदर होते हैं। तो एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया। इनका अनुपात रेशो दिया गया है 4:5, ये 4 और ये 5, रेशो में ही माना है हमने, या फिर इसको 5 इसको 4 भी लिख सकते हैं। तो हमें बड़े वाले एंगल की वैल्यू बतानी है, मतलब इस 5 वाले एंगल की।
जब भी कभी समांतर रेखाओं को पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो तिर्यक रेखा की सेम साइड पर मतलब एक ही डायरेक्शन में बनने वाले आंतरिक कोण या इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ये रूल होता है। तो एक ही साइड पर बनने वाले एंगल, ये एक 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये अनुपात में है तो इनको प्लस कर दें। 4 + 5 9, 9 इक्वल टू मिल जाएगा 180 के। यहाँ से 9 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार तो 1 इक्वल टू मिल गया 20 डिग्री। और हमें बताना है बड़े वाले एंगल की वैल्यू, इसका रेशो है 5 तो 1 इक्वल टू 20 है, 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 20 मतलब 100 डिग्री। और अगर छोटा वाला पूछा होता तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते, इसमें 80 आ जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार मैदान है और इसका क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया गया है। क्षेत्रफल है इतना। अगर इसकी एक साइड a + b है तो कोई भी एक साइड मान लें कि ये हो गई a + b और दूसरी वाली साइड हमें मालूम नहीं है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। क्षेत्रफल या एरिया दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल या एरिया कैसे निकालते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई से। क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है 3a² + 5ab + 2b² इक्वल टू, इसको अगर हम लंबाई मान लें तो लंबाई की जगह पर रखेंगे a + b और इसकी चौड़ाई ब्रेड्थ है मालूम नहीं है तो उसकी जगह पर b लिख दिया। और ये इंटू में है, a + b को हम डिवाइड में ले जाएं इसके तो ये नीचे आ जाएगा a + b और ये इक्वल में हो जाएगा ब्रेड्थ या चौड़ाई। चौड़ाई निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3a² + 5ab में + 2b²। इसमें हमें डिवाइड करना है a + b से। अब इसमें यहाँ पर हमें 3a² लेके आना है तो a में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3a² मिल जाए तो 3a² में हम डिवाइड कर देंगे इस a से तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3a मतलब 3a से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। 3a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 3a² और फिर से 3a का मल्टीप्लाई इस b में करेंगे क्योंकि प्लस में ये भी तो है तो प्लस 3ab माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन, ये सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएंगी और 5ab में से 3ab माइनस करेंगे तो 2ab बचेगा और फिर आगे का प्लस 2b²। अब यहाँ पर हम प्लस में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 2ab मिल जाए? a में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 2ab मिले तो 2ab में हम डिवाइड कर देंगे इस a का। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2b तो प्लस 2b। अब इस 2b का मल्टीप्लाई हम इस पूरे में करेंगे। 2b का मल्टीप्लाई a में तो आ जाएगा 2ab और 2b का मल्टीप्लाई b में तो आ जाएगा 2b²। माइनस करेंगे तो ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। रिमाइंडर या शेषफल बचा 0। यहाँ से हमें मिला 3a + 2b। इस पूरे की जगह पर हमें मिल जाएगा चौड़ाई 3a + 2b तो ये हो जाएगी चौड़ाई b इक्वल टू 3a + 2b और लंबाई a इक्वल टू a + b। ये लंबाई, ये चौड़ाई। इस रेक्टेंगल में या इस आयत में हमें बताना है कि इसके चारों दीवारों पर अगर हम फेंसिंग करेंगे तो उस फेंसिंग की लंबाई कितनी होगी। मतलब हमें इसका पेरीमीटर या परिमाप निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर या परिमाप कैसे निकालते हैं? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई से। परिमाप निकालेंगे 2 का मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ दोनों को जोड़कर, ये 3a और a मतलब 4a हो जाएगा और b और b को प्लस करेंगे तो 2 और 1 3b। फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का 2 में तो 8a और 2 का मल्टीप्लाई 3b में तो प्लस 6b। ये हो जाएगा आंसर 8a + 6b, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, अगर x की पावर a - b है, x की पावर b - c और ये सब इंटू में है x की पावर c - a तो इक्वल में क्या आएगा? जब भी कभी आधार समान होते हैं और इंटू में होते हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती हैं, ये हो जाएगा a की पावर m + n। और अगर आधार समान होते और ये डिवाइड में होते तो इनकी पावर्स घट जाती, 8 की पावर हो जाती m - n। और यहाँ पर इंटू में दिए गए हैं, सभी का आधार x x x, सभी का आधार समान है और इंटू में है तो यहाँ पर x इक्वल टू मतलब इसके इक्वल में आ जाएगा x की पावर और जितनी भी पावर है उन सबको हम जोड़ देंगे तो a - b पहले वाले की पावर हो गई, इसमें प्लस करेंगे दूसरे की पावर को
b माइनस सी, और इसी में प्लस करेंगे तीसरे की पावर को c माइनस ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर, ये a प्लस का है, ये a माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा, b माइनस b प्लस ये भी कैंसिल, माइनस का c प्लस का c ये भी कैंसिल, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, मतलब x की पावर हो गई 0। और किसी की भी पावर अगर 0 लगी होती है तो वो 1 के बराबर होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब ये x की पावर 0 को हमने 1 के बराबर क्यों लिख दिया, ये है x की पावर 0, इस 0 की जगह पर हम 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, 0 को 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 मतलब पावर्स घट रही हैं m माइनस n, और ये कब होता है, जब ये नंबर डिवाइड में होते हैं और आधार समान होता है। तो यहाँ से हम x की पावर 1 माइनस 1 को इससे देखें हम तो इस डायरेक्शन में जब देखेंगे, पावर को हटाकर हमें डिवाइड में लिखना है, तो ये हो जाएगी x की पावर 1 और डिवाइड में हो जाएगा x की पावर 1, क्योंकि तभी तो हमने इनकी पावर्स को माइनस किया था और आधार समान थे डिवाइड में। और इस डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1 डिवाइड में x की पावर 1, और 1 की पावर मतलब x ही होता है, x बाय x कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए हमने x की पावर 0 को 1 के बराबर लिख दिया था। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। नेक्स्ट है, एक व्हील है, एक पहिया है जो कि m रोटेशंस m चक्कर लगाता है एक निश्चित दूरी तय करने के लिए, जबकि एक दूसरा पहिया है जिसका डायमीटर या व्यास इस पहले वाले पहिए से 4 गुना है। ये उतनी ही दूरी तय करने में n चक्कर लगाता है। तो हमें रिलेशन या संबंध बताना है m और n में। व्हील या पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होती है या उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होती है। सर्कमफ्रेंस या परिधि कैसे निकालते हैं, 2 पाई r से। तो पहले वाले पहिए के लिए एक चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगी 2 पाई r, तो 2 पाई, अभी हम पाई की जगह पर पाई ही लिख रहे हैं, और इनटू में हो जाएगा r, पहले वाले पहिए की त्रिज्या या रेडियस। ये हो गई एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो जब वो m चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा, इसी में मल्टीप्लाई कर दो m का। तो पहला पहिया इतनी दूरी तक गया। अब दूसरे पहिए के लिए एक चक्कर की दूरी निकालेंगे 2 पाई, इसका डायमीटर या व्यास हमें 4 गुना लेना है। पिछले वाले का डायमीटर या व्यास कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर, 2r, क्योंकि अगर हम त्रिज्या को रेडियस को दुगना कर दें तो वो डायमीटर या व्यास बन जाता है। तो इस 2r को हमें 4 गुना करना है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8r हो जाएगा। या फिर ऐसे देख लेते हैं, पहले वाले पहिए की त्रिज्या हो गई r या रेडियस हो गई r, और व्यास या डायमीटर निकालने के लिए इसको हमें दुगना करना पड़ेगा, 2r इक्वल टू d व्यास। तो यहाँ से डायमीटर या व्यास मिल गया हमें 2r। ये हो गया पहले पहिए का। दूसरा पहिए का कैसे आएगा, जब हम इसमें इंटू 4 करेंगे, इंटू 4 करेंगे तो 8r आ जाएगा, 2r इंटू 4 8r। ये आ गया दूसरे वाले पहिए का व्यास या डायमीटर। और व्यास से हम त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, व्यास में अगर हम 2 का डिवाइड कर दें, 2r इक्वल टू d है। अगर हमें त्रिज्या या रेडियस की वैल्यू निकालनी है r की, तो इस 2 को हमें डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, तो r इक्वल टू d बाय 2 मिल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 का डिवाइड किया। 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार, ये मिल गया 4r, ये आ गई त्रिज्या दूसरे वाले पहिए की। तो 2 पाई इंटू रेडियस या त्रिज्या की जगह पर इंटू करेंगे हम 4r का, ये आ गई एक चक्कर की दूरी, और वो कुल n चक्कर लगाता है तो इसमें इंटू कर देंगे n का। ये आ गई दूसरे पहिए से कुल तय की गई दूरी, और इन दोनों पहियों के लिए दूरी समान है, समान दूरी, तो इन दोनों को हम बराबर लिख देंगे। यहां से मिल जाएगा 2 पाई r इंटू m, और इसके इक्वल में लिखेंगे इसको 2 पाई इंटू 4r इंटू n। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, यहाँ पर बचा m इक्वल टू, ये बचा 4 और इंटू में है n, तो m इक्वल टू 4n हमें मिल गया, m इक्वल टू 4n, ऑप्शन 4th। नेक्स्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है ऑन अ सम ऑफ मनी, किसी धनराशि पर 2 साल के लिए 10% की रेट पर, इतना दिया गया है 315। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है उसी अमाउंट पर, उसी धनराशि पर, सेम टाइम के लिए और सेम रेट पर। तो इसके लिए हमें जो पहले सम था या जो धनराशि थी पहले, वो हमें निकालनी पड़ेगी। रेट यहाँ पर दी गई है 10%, 10% मतलब डिवाइड में 100 लिखेंगे, 0 से 0 मतलब 1/10। इसका मतलब कोई धनराशि है 10 और उस पर 1 की रेट लगाई जा रही है। तो पहले साल के लिए हम देखें, पहले 10 थी, 1 की रेट लगाकर 11 हो जाएगी। फिर दूसरे साल के लिए 10 थी, 1 की रेट लगाकर 11 हो जाएगी।
2 साल के लिए टाइम लेना है, इसलिए हमने 2 बार किया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की तरफ, 10 इंटू 10 ये 100 और 11 इंटू 11 121। कोई धनराशि पहले 100 थी, बाद में 121 हो गई। तो यहाँ पर इंटरेस्ट या ब्याज कितने का मिला? 100 से 121 होने में 121 में से 100 माइनस करेंगे, मतलब 21। और यही ब्याज या इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया गया है 315। तो 21 के बराबर में हम 315 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 3 से 7 बार और 3 से 1 बार। 1 है तो जाएगा नहीं, इसलिए 0 लगा दिया। 3 5 15। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 5 35। तो यहाँ से 1 इक्वल टू मिल गया 15। तो यहाँ से हम पहले वाली धनराशि निकाल सकते हैं। 100 की वैल्यू कितनी थी? 1 इक्वल टू 15 है, तो 100 इक्वल टू हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ लगा दो और 2 जीरो यहाँ, तो 100 इक्वल टू 1500। मतलब पहले धनराशि का अमाउंट था 1500। अब इसी पर हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल या जो भी अमाउंट धनराशि दी गई होती है इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड में 100। तो ये इक्वल में धनराशि है 1500 इंटू रेट हमें 10% ही लेना है और टाइम भी 2 ईयर्स ही लेना है, डिवाइड में 100। 0 से 0, 15 इंटू 2 30 और ये एक 0 और है 300। ये हो जाएगा आंसर 300, ऑप्शन फर्स्ट। ये था लास्ट क्वेश्चन 5 सितंबर के शिफ्ट 2 का। थैंक यू।